हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। चलिए आज का वीडियो ले लेते हैं बीपीएससी 134 का यूनिट 2। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के तत्व। ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। राइट, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित ये है क्या चीजें। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक जो राज्य होता है अधिक राष्ट्रीय शक्ति हासिल करके अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की दिशा में काम करता है। ठीक है, यानी हर एक राज्य यानी हर एक राष्ट्र राष्ट्रीय शक्ति हासिल करके राष्ट्रीय हित को बढ़ाता है। यानी जो जिस देश के पास राष्ट्रीय शक्ति जितनी ज्यादा होगी वो देश का हित उतना ही ज्यादा ऊपर होगा। ठीक है ना, उस देश की भलाई उतनी ही बनी रहेगी। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब यहाँ पर सैन्य शक्ति और साथ में जो सामरिक यानी कि पावर होता है, एक तरह से परमाणु हथियार न्यूक्लियर से है। राइट, अब लेकिन समस्या कहाँ पे उत्पन्न हो जाती है? समस्या वहां पे उत्पन्न होती है कि जब कोई राज्य पूरी तरह से दूसरे राज्य की सुरक्षा की कीमत पर अपने हितों के बारे में सोचता है। यानी अब जिस देश के पास शक्ति हो गई है, जिस देश के पास पावर आ गया है, अब वो देश क्या करता है कि अपनी भलाई के लिए सोचता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने भलाई के लिए सोचता है। ठीक है ना, और सुरक्षा की कीमत पर, यानी क्योंकि जो पड़ोसी वाला देश है वो कम शक्तिशाली है, जो देश ज्यादा शक्तिशाली है, तो जो पड़ोसी वाला देश कम शक्तिशाली है वो उस पर हमेशा जो है खतरा मंडराता रहेगा। किससे? ज्यादा शक्तिशाली वाले देश से। ठीक है, और जब प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए बाहर आता है, और जब देश अपने देश की भलाई के लिए, ठीक है ना, बाहर आता है, बाहर का मतलब अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, देश से बाहर निकलता है, तो अक्सर अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव में व्यवधान का कारण बनता है। क्योंकि फिर वो देश से बाहर निकलने का मतलब अंतरराष्ट्रीय चीज में आ गया। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करेगा या किसी दूसरे देश से संघर्ष होगा तभी तो देश से बाहर निकलेगा ना। तब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय जो शांति होती है और जो एक सद्भाव प्यार भरा माहौल बना होता है वो खराब हो जाता है। तो अपने राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए, अपने राष्ट्रीय हित को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, संघर्ष ने के जोखिम को कम से कम करने के लिए, यानी कि जो राष्ट्रीय हित है, जो देश की भलाई है, उसको और अधिक किया जाए। जो संघर्ष है, ठीक है ना, जो युद्ध है, जो लड़ाई है, ठीक है, उनके जोखिम को कम से कम यानी और ज्यादा कम कर सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन, ठीक है, शक्ति संतुलन विकसित हुआ। तो शक्ति संतुलन विकसित हुआ, यानी बैलेंस ऑफ पावर। और युद्ध के प्रकोप को रोकने के लिए, युद्ध की घटनाओं को रोकने के लिए, ठीक है ना, यह एक तंत्र है। और फिर सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है? शक्ति संतुलन। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सबकी सुरक्षा। जब बहुत सारे देश एक साथ में रहते हैं वो सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। तो यहाँ पर सबकी सुरक्षा के लिए एक तंत्र बनाया गया, एक संगठन बनाया गया है ना, युद्ध को रोकने के लिए। शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ये इंटरनेशनल शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर है। और यहाँ पर एक चीज और है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने चार्टर में एक राज्य को आक्रामकता से बचाने के लिए सामूहिक सुरक्षा के उपयोग की मंजूरी दी है। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका शक्ति संतुलन। अब देख लेते हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है उसके 4 घटक कौन कौन से, यदि क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ घटक देखेंगे यहाँ पर और उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति होती है, राष्ट्रीय हित होता है, शक्ति का संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, जो आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं शक्ति क्या है, हमने ऊपर देख ही लिया। ठीक है ना, अब शक्ति के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? शक्ति के तत्व, ठीक है ना, तो स्थायी और अस्थायी तत्व को यहाँ पर वो किया गया है। ठीक है ना, और बहुत से लोगों ने जो आरगासी उन्होंने 2 तत्वों में विभाजित किया, प्राकृतिक निर्धारक और सामाजिक निर्धारक में इनको भी विभाजित किया है। प्राकृतिक निर्धारक में भूगोल, जनसंख्या और संसाधन शामिल होते हैं, और सामाजिक निर्धारक में आर्थिक विकास, राजनीतिक संरचना और राष्ट्रीय मनोबल शामिल होता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो प्राकृतिक जनसंख्या हुआ, सॉरी, जो राष्ट्रीय शक्ति होता है, तो राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त और अमूर्त तत्व भी होते हैं। मूर्त तत्व में
मूल्यांकन, आर्थिक विकास, ठीक है ना, संसाधन, भूगोल, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, मात्रात्मक शब्दों में किया जा सकता है जैसे। और अमूर्त में जैसे, मतलब मूर्त का मतलब होता है जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम देख सकते हैं। आप संसाधन भी देख सकते हो, भूगोल भी देख सकते हो। भूगोल का मतलब क्या होता है? पर्वत, पठार, नदी, मैदान, महासागर, ये सभी चीजें भूगोल के अंतर्गत तो आती हैं। जनसंख्या को भी आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे और प्रौद्योगिकी। लेकिन अमूर्त तत्व जो होते हैं गैर मात्रात्मक, यानी जो मात्रात्मक होते हैं वो मूर्त, जो गैर मात्रात्मक होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अमूर्त होते हैं। तो वैचारिक और वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कारक है ना, विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व, व्यक्तित्व, कूटनीति, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में, अब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं? क्वेश्चन ये आपका बन जाता है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व है यहाँ पर भूगोल, कच्चे माल, भूगोल में कच्चे माल, भोजन सहित हो जाएगा, ठीक है ना, भूगोल में कच्चे माल, भोजन, ठीक है, सहित प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, सैन्य तैयारी, विचारधारा, ठीक है, नेतृत्व, संगठन और सरकार की गुणवत्ता। बहुत सारे यहाँ पे प्राकृतिक तत्व आपको मिल रहे हैं। राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, कूटनीति, एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं, हालांकि इसको मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन क्या है पता है ना, कि राष्ट्रीय जो शक्ति होती है उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला भूगोल ले लेते हैं। देखिए, भूगोल जो है वो राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारकों में सबसे स्थिर और मूर्त और स्थायी तत्व होता है, प्राकृतिक तत्व है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है उसके भौगोलिक वातावरण से निर्धारित होती है। और भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में समझने के लिए हमें आकार, देखिए हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं? आकार, स्थान, जलवायु, पठार, पर्वत, मैदान, स्थित, सीमा, ये तो भूगोल में पढ़ते हैं ना, तो इसको देखना पड़ता है। फिर आकार, तो एक बड़े आकार का देश बाहरी मामले हमले के दौरान पीछे हटकर बचाव करने में फायदेमंद होता है। यानी जो देश जितना बड़ा होता है हमले में उसको ज्यादा उतनी सुरक्षा मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि वो पीछे हट सकता है और अपना बचाव कर सकता है। लेकिन जो देश छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि छोटा देश जल्दी नष्ट हो जाता है, क्योंकि अब आगे कहीं रहने छुपने की उसको जगह नहीं मिलती है। फिर इससे आकार में बड़ा होने से दूसरी चीज क्या होती है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधन की भी बहुलायत यहाँ पे मिलती है, बहुतायत मिलती है, ठीक है ना। बड़ी आबादी को समायोजित कर सकता है, नहीं बड़ी आबादी को रख सकता है क्योंकि इसका आकार बड़ा है। औद्योगिक परिसरों की यहाँ पे स्थापना हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ में एक नुकसान भी है, विकास में बाधक भी हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, बंजर जलवायु हो सकती है, ठीक है ना। तो किसी देश का आकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक मायने नहीं रखता है। हाँ, छोटा क्षेत्र होने के बावजूद रूस की तुलना में अमेरिका अधिक शक्तिशाली, अमेरिका छोटा क्षेत्र है, अमेरिका छोटा क्षेत्र है, रूस बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है क्षेत्रफल में, तो इसके मुकाबले ताकतवर ज्यादा अमेरिका है, ठीक है ना। तो आकार में छोटा होने के बावजूद इजराइल के पास एक शक्तिशाली रक्षा तंत्र है। तो आकार का अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई मायने नहीं होता है, लेकिन देश के लिए होता है। फिर स्थान आ गया। अब स्थान में क्या है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने स्थान के कारण एकांत की अपनी नीति का पालन करने में सक्षम था, जबकि कनाडा का स्थान जो अमेरिका के इतना करीब है और ने इसे महाशक्ति बनने से रोक दिया। तो ये स्थान भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इंग्लैंड के स्थान ने क्या किया, एक बड़ी नौसेना और साम्राज्यवादी शक्ति बनने में मदद की। वहीं पे अमेरिका अपने स्थान के कारण एकांत की अपनी राजनीति का पालन कर रहा है, और कनाडा का स्थान जो अमेरिका के इतना करीब है इसे महाशक्ति नहीं बन पाया, एक महाशक्तिशाली के रूप में कनाडा उभर ही नहीं पाया। जलवायु, भोजन, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की संस्कृति के उत्पादन के लिए जलवायु भी महत्वपूर्ण होती है। जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहाँ पे अच्छे उत्पादन होंगे, जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती है तो वहाँ पे उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। स्थलाकृति किसी देश की मैदानी और कृत्रिम सीमाएं इसे विस्तारवाद की चपेट में ला सकती है, ठीक है ना। और सीमाएं तो देख लीजिएगा ये, यानी कि प्राकृतिक और मैदानी सीमाएं दोनों देश के बीच मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों का स्रोत होती है, ठीक है ना, जो प्रकृति ने प्रदत्त की है। लेकिन जो कृत्रिम और अप्राकृतिक सीमाएं होती है जो बनाई जाती है वो हमेशा संघर्ष की जड़ें हुआ करती है, जो राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर करती है। जो सीमाएं खुद के द्वारा बनाई जाती है, देश के द्वारा, हमेशा आए दिन उस पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जो लोग प्रकृति ने बना के दे दिया, पर्वत, पठार, मैदान, नदी के रूप में विभाजन कर दिया, तो वहां पर हमेशा शांति रहती है। फिर अभी हमने भूगोल का पढ़ा ना, अब प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता किसी देश के विकास में मदद करती है, ठीक है ना। सभी देशों के विकास में मदद नहीं करती है, किसी देश के विकास में मदद करती है। और यहाँ पर
संसाधनों में आत्मनिर्भरता, एक राष्ट्र को भोजन में आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों को विकसित करने के लिए, सैन्य ताकत बनाने के लिए, कृषि विकसित करने के लिए, सभी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है। कच्चा माल, भोजन, ठीक है ना। कच्चे माल को, अब कच्चे माल में क्या होता है, भोजन के रूप में भी कच्चा माल होता है, और पेट्रोलियम के रूप में भी कच्चा माल होता है, खनन के रूप में भी कच्चा माल होता है, प्राकृतिक उत्पाद के रूप में भी कच्चा माल होता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शक्ति में एक निर्णायक कारक के रूप में भोजन पर यहाँ पर कच्चा माल होता है, तो प्राकृतिक संसाधन हो गया। फिर जनसंख्या, जनसंख्या जो होता है, अब देखिए क्या है, जहाँ की जो आबादी है वो अनपढ़ है, अक्षम है, साक्षर नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ का संसाधन, वहाँ का जो मानव संसाधन है विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। वहाँ का जो देश है वो विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि देश विकास तभी करता है जब वो देश मजबूत हो, स्वस्थ हो, अनुशासित हो, नियोजित हो, वहाँ के लोग साक्षर हो, जागरूक हो, कुशल हो, वही देश जो है क्या कर सकता है, विकास कर सकता है, ठीक है ना। ओके। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का स्तर राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करता है, यानी सैन्य शक्ति के निर्माण और लोगों के कल्याण और समृद्धि का एक साधन होता है आर्थिक विकास। जिस देश का आर्थिक विकास जितना ज्यादा होगा, वहाँ का जो कल्याण है, वहाँ जो वृद्धि है, ठीक है ना, समृद्धि है, हेल्दी लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता, ऋण, पुरस्कार, व्यापार, अनुदान जैसे आर्थिक साधनों का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। औद्योगिक क्षमता, औद्योगिक प्रौद्योगिकी दो चीजों में यहाँ पे आती है, ठीक है ना। विकास में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और जिस देश में औद्योगिकरण ने, टेक्नोलॉजी ने आसमान को छू लिया है, तो उस देश ने विकास के मामले में भी आसमान को छू लिया है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से निर्मित औद्योगिक क्षमता वाले देश में एक महाशक्ति बनने की क्षमता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस, जापान महान शक्तियां हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी औद्योगिक क्षमता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के समान कच्चे माल के साथ भारत कम विकसित औद्योगिक क्षेत्र के कारण विकास में पिछड़ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के समान ही कच्चे माल के साथ का भारत कम विकसित औद्योगिक क्षेत्र के कारण पीछे हो रहा है, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस, जापान जो है वो आगे आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्रौद्योगिकी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आजकल कहाँ पहुँच गई है, तो टेक्नोलॉजी जो है विकसित तकनीकी और मानव जानकारी कल्याण के लिए आगे उसको बढ़ाती है। औद्योगिक विकास होता है, सैन्य विकास, परिवहन, संचार के साधन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। और मिसाइल प्रौद्योगिकी इसी के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और प्रभाव के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आती है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कोई देश आयात पर निर्भर होने के बजाय घर पर औद्योगिक और उच्च तकनीकी सामानों के निर्माण में आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। फिर सैन्य तैयारी होती है, तो विदेशी नीति की सफलता और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है कि जो देश जितना ज्यादा कुशल होगा, प्रशिक्षित होगा, सक्षम होगा, समर्पित होगा, वो उतने ही ज्यादा अपने देश की सैन्य तैयारी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। ओके। विचारधारा देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रीय विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का एक अमूर्त तत्व है, ठीक है, यानी कि गैर मात्रात्मक, और यह राष्ट्रों के बीच मित्रता और शत्रुता का स्रोत हो सकता है। अगर देश का व्यक्ति सही है, जो सत्ता को संभाल रहा है, उसके विचार अच्छे हैं, तो उसके संबंध हमेशा दूसरे देशों से हमेशा अच्छे बने रहेंगे। लेकिन यदि उसकी विचारधारा गलत है, तो हमेशा दूसरे देश से आए दिन खटपिट उसकी होती रहेगी, ठीक है ना। जैसे इटली में मुसोलिनी के फांसीवाद ने उसकी राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर कर दिया था, और जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद ने, ठीक है ना, और दुनिया भर में इनकी आलोचना की गई थी। और उसके बाद साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक हुआ, तो ये विचार कहलाते हैं, ठीक है ना। नेतृत्व, संगठन, सरकार, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल देख लीजिएगा, कूटनीति, तो यहाँ पर 5-6 भी लिख देंगे ना, तो इम्पोर्टेंट है। अब राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं देख लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी सीमाएं, ऐसा कौन से काम है जो राष्ट्रीय शक्ति उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। क्या क्या वो काम करता है, सीमाएं, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि क्या इसके कार्य हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ले लेते हैं कि जो राष्ट्रीय शक्ति होता है वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन, एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शक्ति जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन होता है, वो एक दूसरे पर नियंत्रण रहता है, कहाँ, राष्ट्रीय शक्ति का काम होता है, ठीक है। फिर
और राज्यों को संतुलन को बाधित करने से रोकता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, यानी एक दूसरे देश पर नियंत्रण रखते हैं, और देशों को संतुलन को बाधित करने, जो लोग संतुलन को अनबैलेंस करते हैं, जो बैलेंस है संतुलन बना हुआ है उसको अनबैलेंस करते हैं, तो उनको रोकता है। मतलब परमाणु हथियार बनाना मना ही है, लेकिन कोई देश यदि परमाणु हथियार बनाता है तो उसको रोक लगाई जाती है उसमें। तो ये शक्ति संतुलन, दोनों देश बराबर, शक्ति संतुलन का मतलब जब दोनों देश हैं, दोनों देश सेम बराबर शक्ति के हों, न दोनों के पास पावर बिल्कुल बराबर हो, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या, देखिए कई कारक राष्ट्रीय शक्ति की प्रभावशीलता को कम करते हैं। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक तो आपका राष्ट्रीय शक्ति की सीमा से हो जाएगा, और कारण दे सकता है कि बताइए ऐसे कौन से कारण है जो राष्ट्रीय शक्ति की प्रभावशीलता को कम करते हैं, राष्ट्रीय शक्ति को कम करते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, राष्ट्रीय शक्ति के प्रभाव को कम करते हैं कौन कौन से कारक है, तो आपको लिखना है, सीमाएं बोलेगा तो आपको लिखना है। फिर दूसरा, जैसा कि नव यथार्थवाद बताता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन और कानून राज्यों के व्यवहार को नियमित करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नैतिक नियम कानूनों का एक समूह है जो राज्यों के व्यवहार की जांच करता है। तो क्योंकि आप ये यहाँ पे राष्ट्रीय शक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, तो अंतरराष्ट्रीय शक्ति और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन, तो अंतरराष्ट्र का मतलब ही होता है कि हर एक चीज नियंत्रित होती है, ठीक है ना। तो वो नैतिक नियम हो, कानून हो, जो भी होता है वहाँ राज्य के बारे में जांच पड़ताल की जाती है और चेक किया जाता है। फिर ठीक है, ओके। और मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय सभी के मानवाधिकारों का संरक्षण करता है, जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखता है, संप्रभुता और सम्मान को बचाए रखता है, ठीक है। फिर चौथा क्या है, विश्व जनमत राज्य को जनता की राय के अनुसार सार्वजनिक नीतियां बनाने के लिए मजबूर कर देते। फिर जो सुरक्षा परिषद जो होता है, जो इसका काम होता है, वहां पे एक जनमत होता है, बीटो होता है, बताया था ना। फिर 1/3 बहुमत चाहिए होता है, वहां पे प्रस्ताव पारित होता है, और जो प्रस्ताव पारित होता है वो सबको मानना पड़ता है, ठीक है ना। फिर पांचवा है राष्ट्रीय शक्ति सामूहिक सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए। देखिएगा, जो राष्ट्रीय शक्ति है वो सामूहिक सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए होती है। तो जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो क्या होती है, सामूहिक सुरक्षा का प्रबंध भी करती है। अब ये जो सामूहिक सुरक्षा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यह सिद्धांत इस पर आधारित है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब होता है कि किसी भी राज्य या राज्यों द्वारा उल्लंघन के मामले में सामूहिक रूप से शांति और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। किसी भी राज्य या राज्यों द्वारा, मान लीजिए कि किसी भी राज्य के द्वारा जो उल्लंघन है वो अगर कर दिया गया है, जो नियम कानून बनाए गए अगर उसको तोड़ा जाता है, तो यहाँ पर सभी राज्य मिलकर के क्या करते हैं, सामूहिक रूप से शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले यंत्र होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, निरस्त्रीकरण, ठीक है। ये निरस्त्रीकरण क्या कहलाता है, तो शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, यानी शस्त्र को नियंत्रित करना, यानी कि जो एक कानून बना है, ठीक है ना, परमाणु हथियार को रोकने के लिए कानून बनाया गया कि कोई भी देश जो है न्यूक्लियर पावर का वो नहीं करेगा, प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी देश जो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ठीक है ना, उस पर सिग्नेचर लिए जाते हैं। ये होता है निरस्त्रीकरण, यानी शस्त्र पर नियंत्रण रखना। तो राष्ट्रीय शक्ति को जो है सीमित करने वाले यंत्र होते हैं। जब ऐसे अधिकार कुछ कानून बना दिए जाते हैं तो जो देश इसमें शामिल होते हैं, भारत इसमें शामिल है, और जो देश इसमें शामिल होते हैं तो फिर उसका उपयोग उसका नहीं करते हैं शस्त्रों का। और शस्त्र नियंत्रण का मतलब अंतरराष्ट्रीय समझौते नीतियों के जरिए हथियारों की दौड़ में कमी या नियंत्रण करना होता है, ठीक है ना। और निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है अभी या आज तक सभी हथियारों और आयुधों को समाप्त करना, कि जो आपके पास है आप उसे भी समाप्त कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी हथियार है, जो भी आपके पास परमाणु वगैरह है, जो भी बम वगैरह है, उनको आप क्या कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, टिप्पणी में आ सकता है, निरस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण, ठीक है ना। ओके, राष्ट्रीय हित के घटक कौन कौन से देख लेते हैं। तो देखिए 2 घटक है, एक आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है राष्ट्रीय हित के घटक में। तो आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक, जिससे क्या बोलते हैं, चर या गैर महत्वपूर्ण घटक। तो महत्वपूर्ण घटक से क्या मतलब होता है, आवश्यक से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, यहाँ पे किसी राष्ट्र के अस्तित्व या पहचान के लिए आवश्यक घटक महत्वपूर्ण घटक कहलाते हैं। यानी कि वह सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक, और इन्हीं 3 चीजों से हर एक राष्ट्र जाना जाता
है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक राष्ट्र की अस्तित्व यानी राष्ट्र की जो पहचान होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी राजनीतिक विचारधारा होती है और भौतिक जो इन्वायरमेंट वहाँ का होता है वो होता है, ठीक है ना। तो इन 3 भागों में इस पहचान को, जो पहचान है एक राष्ट्र की, उसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक में क्या होता है, सांस्कृतिक में मूल्य शामिल होते हैं जिन्हें एक राष्ट्र द्वारा विरासत में उनको मिलता है, ठीक है। भौतिक पहचान को क्षेत्रीय पहचान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि राज्य का क्षेत्र विस्तार कितना है। और राजनीतिक पहचान का अर्थ है राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, विदेश नीति में जीवन रक्षा एक महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है ना। चलिए, तो और इसे प्राप्त करने के लिए राज युद्ध में भी जा सकते हैं। तो ये आवश्यक महत्वपूर्ण घटक हो गए। महत्वपूर्ण घटक में सांस्कृतिक राजनीतिक भौतिक जरूर लिखिएगा। चर या गैर महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं, तो ये स्थितिजन्य होते हैं, यानी ये घटक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। परिस्थितियां जैसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये सामने आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जनता की राय, पार्टी की जो इच्छा होती है, निर्णय जो होते हैं, वर्ग समूह जो होते हैं, उनके कारण से जो घटक होते हैं निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके कौन कौन से हैं। कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को सुरक्षा किस तरह से मिले, ठीक है ना। कोई राष्ट्र अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है, ठीक है ना, राइट। यानी राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके मतलब कोई राष्ट्र अपने हित को कैसे सुरक्षित रख सकता है, उसके तरीके और उपकरण है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हित के यदि उपकरण पूछता है, एजेंसियां पूछता है, तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय हित के कौन कौन से उपकरण हैं या अपने आप को कोई राष्ट्र किस तरह से सुरक्षित रख सकता है, ठीक है ना। तो फिर ये लिखना होगा। तो कूटनीतिक पहला हो जाता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल जो होता है इसमें राजनीतिक में कूटनीति होता है, ठीक है ना। और कूटनीति का मतलब होता है बातचीत, सौदेबाजी, समझौते वगैरह किए जाते हैं और वर्बली उसको ओरल के माध्यम से जवाब दिया जाता है। जनरली न्यूज वगैरह में सुनते हैं ना कि बड़ी कूटनीति चली है, बड़ी अच्छी कूटनीति हुई है ना, तो राजनीति के अंतर्गत आता है। फिर अधिप्रचार होता है। अधिप्रचार में देखिए राजनीतिक कला शामिल होती है और राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के लिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनुमति देता है, ठीक है ना। इंटरनेट वगैरह में जनरली देखिए एक राजनीतिक पार्टी जो होती है, एक पार्टी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, वो अपना अधिप्रचार करती है, अपने प्रोपोगेंडा को पालती है, आगे बढ़ाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सामाजिक वेबसाइटों का उपयोग जनता की राय को ढालने के लिए किया जाता है, तो ये अधिप्रचार हो गया। फिर आर्थिक साधन, तो देखिए अमीर और जो विकसित देश होते हैं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग करते हैं। जो विकसित देश होते हैं, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को, अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए। और गरीब देश जो होते हैं और तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता, औद्योगिक सामान, कच्चे माल की बिक्री के लिए शक्तिशाली देशों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि जो विकसित देश होते हैं वो आर्थिक सहायता ऋण के रूप में गरीब देशों की सहायता करते हैं। जो गरीब देश होते हैं वो इन सामानों को यानी तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक सामान, कच्चे माल, इन सभी के लिए शक्तिशाली देशों पर निर्भर होते हैं और उनसे खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये आर्थिक साधन हो गए। और यहाँ पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण इसके मायनों में मुक्त आर्थिक विनिमय राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गया है और एक तरह से हम एजेंट भी कह सकते हैं राष्ट्रीय हितों के लिए वैश्वीकरण को, ठीक है। गठबंधन और संधियां हैं, पता ही है कि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है ना, और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। एक उनका कानून होता है, अगर ये देश इसके खिलाफ युद्ध लड़ेगा तो हमें उसमें साथ देना होगा, वो देश मेरे खिलाफ युद्ध लड़ेगा तो आपको साथ देना होगा। तो इस तरह के कुछ जो गठबंधन और संधियां की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो, शेटो और सीटो जैसे सैन्यगत जोड़ बनाए गए हैं जो पूंजीवाद के प्रसार को रोकने के लिए समाजवादी देशों के बीच बरसा समझौते भी किए गए थे, ठीक है ना। दबाव का उपाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अलग से क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय हित में या राष्ट्रीय शक्ति में दबाव के उपाय से क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो देखिए अपने हर एक राज्य जो होता है अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो दबाव का उपयोग करता है, ठीक है ना। अब अंतरराष्ट्रीय कानून भी बने होते हैं, वो भी युद्ध को दबाने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कानून के माध्यम से युद्ध को न्यून करने वाले दबाव यानी कि युद्ध को कम करने वाले दबाव का इस्तेमाल करते हैं। और दबाव के उपायों में हस्तक्षेप होता है, निषेध होता है, बहिष्कार होता है, प्रतिबंध और संबंधों के विच्छेद शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं
कि दबाव क्या है, दबाव में क्या किया जाता है। जैसे एक आप, मैंने इतना बताया अर्थ, तो आप बोलोगे कैसे दबाव, क्या, तो दबाव का मतलब होता है हस्तक्षेप, निषेध, बहिष्कार और प्रतिबंध। यानी कि मान लीजिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो सभी देश रूस पर दबाव बना रहे थे ना, ताकि रूस हमला ना करे, लेकिन रूस माना नहीं, तो ये क्या हो गया, हस्तक्षेप कर रहे थे बीच बीच में, है ना। और जब फिर सुरक्षा परिषद बुलाई गई तो उसमें बहिष्कार इसमें आ जाता है कि जब मतदान का टाइम आया, भाई एक पक्ष निकाला जाए कि रूस के खिलाफ क्या किया जाए, तो भारत ने इससे बहिष्कार कर दिया उस सुरक्षा परिषद से। तो इससे ये होता है कि भारत सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ में नहीं है, रूस के खिलाफ नहीं है। तो ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे बहुत से देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है, अमेरिका ने भी लगाया, जर्मनी ने भी लगाया, बहुत से देशों ने अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे जो उनके साथ बिजनेस में व्यापार वगैरह चलते हैं। तो ये दबाव का काम करते हैं, ठीक है ना। और जो राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और जनरली युद्ध वगैरह के टाइम में ऐसा होता है, ठीक है। तो दबाव जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंक पर युद्ध की घोषणा की और इराक पर संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना हमला किया, जो कि अफगानिस्तान पर हमला था, और वह संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के साथ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत था। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए ताकत को सार्वभौमिक साधन के रूप में भी स्वीकार किया गया। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंक पर युद्ध की घोषणा कर दी और इराक पर संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना, जो संयुक्त राष्ट्र था, ठीक है ना, उसकी मंजूरी के बिना ही हमला किया। क्यों? जो अफगानिस्तान पर हमला था, क्यों हमला किया? संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के साथ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत किया। क्योंकि ये था कि अगर एक देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है, उसमें है कि अगर आपके ऊपर कोई एक देश हमला करता है, तो फिर जो जितने उस देश के सदस्य हैं वो सभी उस देश के अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, जिस देश ने हमला किया है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे अमेरिका ने किया था, ठीक है। शक्ति का संतुलन, देखिए शक्ति का संतुलन ऊपर पढ़ चुके थे, बैलेंस ऑफ पावर क्या कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं अर्थ भी हमने देख लिया है, फिर भी चलते चलते देख लेते हैं, ठीक है। ओके, जब शक्ति समान रूप से वितरित की जाती तो कोई भी राज्य दूसरों पर हावी नहीं हो सकता और कोई भी राज्य खतरा महसूस नहीं करता। शक्ति संतुलन सिद्धांत मानता है कि यदि एक राज्य शक्तिशाली हो जाता है तो वह कमजोर राज्य पर हमला करेगा और जिससे संकटग्रस्त राज्यों को रक्षात्मक गठजोड़ बनाने का अवसर मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि समान शक्ति वितरित की गई सभी राज्यों को मिली तो कोई भी राज्य होगा दूसरे राज्य पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी डर रहेगा कि उसके पास भी परमाणु बम है, उसके पास भी सैन्य हथियार है, सैनिक शक्ति है, ठीक है ना। ठीक है ना, और कोई भी राज्य खतरा महसूस नहीं करेगा क्योंकि दोनों राज्यों के पास, राष्ट्रों के पास बराबर शक्ति है। लेकिन यहाँ पर शक्ति संतुलन सिद्धांत ये भी कहता है कि यदि एक राज्य शक्तिशाली हो जाए, ठीक है ना, राइट, तो वह कमजोर राज्य पर हमला करेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। और जब कमजोर राज्य पर हमला करेगा तो कमजोर राज्य क्या करेगा, वो अपने सुरक्षा के लिए एक गठजोड़ बनाएगा दूसरे राष्ट्रों के साथ में मिलकर के, ठीक है ना। ये होता है शक्ति संतुलन सिद्धांत, ठीक है ना, राइट। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं शक्ति संतुलन सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि विश्व शासन प्रणाली नहीं है और प्रत्येक राज्य को दूसरों पर हमला करने से रोकने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों और रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसीलिए जब कोई देश शक्तिशाली देश से खतरे का सामना करता है तो वह या तो अपने संसाधनों को जुटाता है या राज्यों के साथ गठजोड़ करता है ताकि शत्रु की शक्ति को संतुलित किया जाए। और यही यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, रूस और यूक्रेन का यही हो रहा है कि रूस सबसे शक्तिशाली देश है जिसने कमजोर यूक्रेन पर हमला कर दिया था, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे के हमले को रोकने के लिए, रूस के हमले को रोकने के लिए, अब मान लीजिए यूक्रेन के पास जितने संसाधन थे उतने उसके खत्म हो चुके हैं, यानी एक कम संसाधन, छोटा सा देश है। तो किसी भी देश, जिस देश पे आक्रमण होता है तो इम्पोर्टेंट होता है कि उस देश के पास संसाधन और रणनीतियां पहले से मौजूद हों, तभी, और था, यूक्रेन के पास संसाधन भी है, रणनीतियां भी है, तभी इतने दिन से चला आ रहा युद्ध चलता आ रहा है, कोई नतीजा नहीं निकला। और शायद आज की न्यूज थी कि रूस ने जो है यूक्रेन के एक क्षेत्र से अपनी सेना, कीव से शायद अपनी सेना जो है वापस बुला ली है, ठीक है ना। तो यही होता है जब कोई देश शक्तिशाली देश से खतरे का सामना करता है तो वह अपने संसाधनों को जुटाता है, और नहीं जुटा पाता है तो दूसरे राष्ट्रों से सहायता मांगता है। वही यूक्रेन ने भी किया था, ठीक है ना, ताकि जो शत्रु है उसकी शक्ति को संतुलित किया जा सके। ये शक्ति संतुलन होता है।
अच्छा, शक्ति संतुलन की प्रकृति कैसे हो सकती है? अस्थायी और स्थिर होती है, ठीक है ना। आवश्यक सक्रिय हस्तक्षेप इसमें होता है। युद्ध या बैलेंस ऑफ पावर के प्रभाव उत्पादकता का परीक्षण करता है। शांति का उपकरण इसमें नहीं होता है। बड़ी शक्तियां प्रमुख खिलाड़ी होती हैं, जितनी मजबूत होती हैं सीधी सी बात है वो खिलाड़ी बन जाती हैं। पूरा जो पावर होता है उनके हाथ में होता है। बहुराज्यों की आवश्यकता होती है और राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता होती है। एक नजर चलते चलते प्रकृति भी हमने देख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन शक्ति संतुलन का आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन कैसे बिगड़ा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, शक्ति संतुलन जो है वो बिगड़ गया था प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप ने, क्योंकि पहले अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर पावर था, उसके पास भी परमाणु हथियार थे, लेकिन उसने उसका उपयोग नहीं किया था। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में, मैं आपको बता रही जो लिखना है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने अपने परमाणु का जो है उपयोग किया, और उसे भी नहीं मालूम था कि इसका जो खतरा है कितना ज्यादा हो सकता है, और इसका जो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि परिणाम कितने ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और उसने 1914 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंक दिया था, परमाणु बम फेंक दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद जो तबाही मची थी वो आप सबको पता है, तो वो लिखिएगा, यहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, ठीक है ना। घर तो तबाही हुए थे, लाखों लोग, यहाँ पर लाखों लोगों की जानें गई थी, और जिनकी जानें नहीं गई वो आज तक उस त्रासदी को झेल रहे हैं, क्योंकि कितनी सारी बीमारियां वो लेके बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये परमाणु बम जब पहली बार गिरा था तो उसका एक विनाश दिखा था कि अगर इसका उपयोग किसी पे किया जाता है, एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हो जाता है, उसकी मारक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का आता है, तो प्लीज प्लीज लिख दीजिएगा कि संतुलन, राष्ट्रों के बीच संतुलन को बिगाड़ दिया था, ठीक है ना। अगर यहीं पे कोई और राष्ट्र भी ताकतवर होता या जापान ताकतवर होता, उसके पास परमाणु हथियार होता, तो शायद वो भी उसका रिप्लाई देता, जवाब देता। लेकिन उस वक्त तो ताकतवर नहीं था, अमेरिका ताकतवर था। तो यहाँ पे वही होता है कि एक के पास अगर शक्ति हो जाए और दूसरे के पास शक्ति नहीं, तो असंतुलन शक्ति होता है वो। जब दोनों के पास पावर हो जाए बराबर बराबर, तो शक्ति संतुलन कहलाता है, ठीक है ना। और यही जो 1914 में हुआ था, यही घटना फिर से शक्ति संतुलन को बिगाड़ने वाली घटना 1919 और 1939 के बीच, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में हुई, जो उस चीज को, अवधारणा को पुनर्जीवित कर दिया था, ठीक है। ओके, अब क्या है, विवेचनात्मक मूल्यांकन देख रहे चलते चलते। क्योंकि एक जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये अंतरराष्ट्रीय शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में है, यानी एक एजेंसी के रूप में है, ठीक है ना, राइट। तो यदि ओके सॉरी, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्या शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या 21वीं सदी में शक्ति संतुलन अभी भी मौजूद है, ठीक है, या अभी भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका क्या महत्व है 21वीं शताब्दी में, ठीक है। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले यूरोपीय राज्यों ने कई ठिकानों पर शासन किया था, ठीक है ना, राइट। और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विभिन्न शक्ति जो है वो उभर कर सामने आई थी, और प्रमुख शक्तियों के वर्चस्व को उन्होंने खत्म कर दिया था, जो पहले की शक्तियां थी, और जिससे बैलेंस ऑफ पावर निरर्थक हो गया था, यानी बेकार हो गया था। तो दूसरे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति ने यूरोपीय शक्तियों के पतन में भी योगदान दिया, जो बीओपी में प्रमुख खिलाड़ी थे। और तीसरा, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से संतुलन गायब हो गया था, ब्रिटेन ने काम पहले ही किया था। चौथा, परमाणु हथियारों के प्रसार में भयानक स्थिति पैदा कर दी थी। देखिए पॉइंट बाई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। 21वीं सदी में शक्ति संतुलन पूछता है, तो आपको यहाँ पे पहला ये लिख देना होगा, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये पहला लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि यूरोपीय राज्यों ने कई ठिकानों पर शासन किया था, और जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन जो शक्तियां थी, जो वहां की प्रमुख शक्ति थी, उनको उखाड़ फेंका था, ठीक है ना। ओके, फिर दूसरा आप कर दीजिएगा कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद यूरोपीय शक्तियों के पतन में भी इनका योगदान रहा है, जो बैलेंस ऑफ पावर में प्रमुख खिलाड़ी थे। तीसरा लिख दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से संतुलन गायब हो गया था और ब्रिटेन ने काम पहले ही कर दिया था, ठीक है। चौथा कर दीजिएगा, परमाणु हथियारों के प्रसार ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी थी, और इसके उपयोग से भयावह युद्ध हो सकता था, जो मानव जाति में अपरिवर्तनीय बदलाव का कारण बन सकता था। तो आप एक परमाणु शक्ति को कैसे संतुलित करते हैं? क्वेश्चन, आप अब पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं,
राष्ट्र जो है, आप एक क्वेश्चन के यदि आप परमाणु शक्ति को कैसे संतुलित कर सकते हैं, या फिर आप परमाणु युद्ध नहीं, एक शक्ति संतुलन को कैसे संतुलित, असंतुलित शक्ति को कैसे संतुलित कर सकते हैं, वही चीज है। तो देखिए ये बात है कि राष्ट्र जो है पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं, और शक्ति का संतुलन युद्ध के विकल्प को खुला रखता है, ठीक है ना। और पांचवा जो है, इसके उद्भव और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय तत्वों ने तनाव को फैलने, सद्भाव और शांति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो इतने भी ले लीजिए। क्या शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है, यानी अभी भी बना हुआ है? क्या शक्ति संतुलन अभी भी काम कर रहा है अपना? क्या 21वीं सदी में शक्ति संतुलन का क्या महत्व है? तो फिर आप ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से क्वेश्चन लग रहा है। सामूहिक सुरक्षा क्या है देख लेते हैं। तो देखिए यह है यह राजनीतिक, क्षेत्रीय या वैश्विक क्षेत्र में एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, ठीक है ना। चाहे राजनीतिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो, चाहे विश्व के स्तर पे हो, सुरक्षा व्यवस्था होती है, और जिसमें राज्य स्वीकार करता है कि किसी की सुरक्षा सभी की सुरक्षा, यानी किसी की भी सुरक्षा हो लेकिन सभी की सुरक्षा साथ में है। इसलिए एक समूह के राज्य सामूहिक रूप से किसी भी खतरे या शांति भंग होने की स्थिति में सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक के खिलाफ आक्रामकता यानी युद्ध सभी के खिलाफ युद्ध होगा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और समुदाय के लिए आक्रामकता को राज्यों के एक समूह द्वारा सामूहिक कार्रवाई से सामना करना पड़ता है। सामूहिक सुरक्षा के दो प्रमुख तत्व होते हैं, सुरक्षा और सामूहिकता, ठीक है ना। सामूहिकता का अर्थ है राज्यों के समूह को सामूहिक रूप से आक्रमणकारी से निपटना, ठीक है। और यहाँ पे मानते भी कि यह सभी के लिए एक और एक के लिए सभी की भावना यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। तो हमने भी क्या देखा? सामूहिक सुरक्षा देखा, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शक्ति प्रबंधन एक साधन के रूप में है, यह आक्रामकता की सार्वभौमता को स्वीकार करता है, राष्ट्रों की आक्रामकता को समाप्त करने की प्रतिबद्धता इनमें होती है, ठीक है। जो भी ऊपर पढ़ गया है वही सब है। यह युद्ध को रोकता है, युद्ध शत्रु और राज्य नहीं है, युद्ध शत्रु है और राज्य नहीं है। तो ये इसकी सीमाएं विशेषताएं हो जाती हैं सामूहिक सुरक्षा की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका कि सामूहिक सुरक्षा से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए जो क्वेश्चन आपका है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आ जाता है, राइट। अब कुछ और बचा है क्या? यूनिट फिनिश हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे, हमने यूनिट नहीं करवाई थी, वैश्विक व्यवस्था का विकास, द्वितीय विश्व युद्ध से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध से पूछ सकता है, दूसरा द्वितीय विश्व से पूछ सकता है। वर्सेल्स की संधि भी देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का वेट करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।